एक्चुअली कल हम लोग जो पढ़े थे वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वायुमंडल की संरचनाओं को हम लोगों ने पढ़ लिया था और वायुमंडल की संरचनाओं को पढ़ने के साथ हम लोगों ने 1 बाय 1 करके क्षोभ मंडल से लेकर बाह्यमंडल तक की सभी परतों के बारे में जान लिया था। वायुमंडलीय रूप से हमने यह जानने का प्रयास किया था कि क्षोभ मंडल में कौन सी विशेषताएं हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं, समताप मंडल का हमारे दैनिक जीवन में क्या रोल है, समताप मंडल में स्थित ओजोन परत हमारे जीवन के लिए क्यों रक्षक के रूप में काम करता है, पृथ्वी के सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। ठीक उसके ऊपर मध्यमंडल जो वायुमंडल का लगभग मिड क्षेत्र होता है, उसमें तापांतर की एक बड़ी विशेषता, बड़ी घटना घटती है। वह भी एक प्रकार की वायुमंडलीय विशेषताओं में एक बड़ी विशेषता के रूप में जानी जाती है। इसके साथ हम लोग उसके ऊपर जब जाते हैं और आयन मंडल की बात करते हैं तो वायु आयन मंडल में आयन नामक गैस की मात्रा अधिक होने के नाते रेडियो एक्टिविटी, टावर, टेलीविजन या हम किसी प्रकार से सूचनाओं के संदर्भ में बहुत सारे एक्टिविटी को कर पाते हैं जब आयन मंडल हमारे वायुमंडल के रूप में पृथ्वी के ऊपर स्थिर है। इसी के साथ जो सबसे बाह्य और बाहरी मंडल होता है वह भी हमारे कई भौतिक कारकों के लिए समझा और जाना जाता है और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसमें हम उपग्रहों को लॉन्च करते हैं। हमारे उपग्रह उसमें काफी सुरक्षित होते हैं। हल्की गैसों के सघनता के कारण वह सबसे सुरक्षित उपग्रहों के लिए एरिया माना जाता है जहां पृथ्वी को घूमते हुए हमारे उपग्रह मौसम से लेकर मानसून तक और आंधी तूफान या अन्य प्रकार के रिसर्च से संबंधित कई जानकारियों का हमें प्रदान करते हैं और एक बेहतर क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद वायुमंडल जहां समाप्त होती है उसके साथ अंतरिक्ष की शुरुआत होती है और स्पेस की दुनिया कितनी बड़ी है इसको मापना आसान नहीं है, इसको जानना भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम एज ए मानव के तौर पर स्पेस में अपनी लगातार बढ़त बनाते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों की पहुंच स्पेस में लगातार बढ़ती जा रही है और पूरी ब्रह्मांड के बारे में तो कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जितना कुछ भी मानव जानकारी इकट्ठा करने में सफल हुआ है वो पूरे ब्रह्मांड का 1% के लगभग बराबर है। ठीक है, तो अब हम उससे आगे बढ़कर मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मौसम, दो शब्द इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है, एक मौसम है, एक जलवायु है। एक्चुअली मौसम और जलवायु ये दो शब्द है और दोनों शब्दों को आप कहीं ना कहीं इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे जिसमें मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं। पूरी दुनिया में जो पृथ्वी का क्षेत्र है इसमें सिर्फ 13 प्रकार की जलवायु का विभाजन हुआ है। धरती को 13 प्रकार के जलवायु में विभाजित किया गया है और उसी में से एक भारतीय तुल्य जलवायु की विशेषता है। यह जलवायु जो भारतीय तुल्य है वो भारत सहित भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बनाए हुए है। मौसम और जलवायु में क्या फर्क है ये जानने के लिए आपको रोज की घटनाएं जो मौसमी रूप से परिवर्तित होती है, जैसे आपने 2 दिन पहले इतनी गर्मी महसूस नहीं किया था जो अभी कर रहे हैं, या फिर 5-7 दिन पहले बंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या दक्षिण भारत की तरफ
भयंकर बारिश की वजह से एक बदला हुआ मौसम हमको दिखाई दिया था। ठीक अगर हम बात करें जलवायु की, अर्थात मौसम की क्लियरिटी क्या है कि रोज दर रोज घटित होने वाली मौसमी परिवर्तन या एक तरह से कंडीशनल परिवर्तन को हम सामान्य तौर पर मौसम के रूप में देखते हैं, जो 1-2 हफ्ते का हो सकता है, 1 आध महीने का हो सकता है या 1 दिन का हो सकता है। मापने के लिए इतने दिन के ड्यूरेशन के साथ हम चीजों को समझने का जब प्रयास करते हैं, मौसमी व्यवस्थाओं को, तो हम सामान्य तौर पर उसे मौसम की संज्ञा देते हैं। लेकिन यह छोटे से आकार में काउंट किया जाता है। जब जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु एक पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से पर 30-35 वर्ष में होने वाले मौसमी परिघटनाओं का कैलकुलेशन जलवायु कहलाता है। अर्थात जलवायु का धरती पर एक विस्तृत भूभाग क्षेत्र होता है, एक बड़े एरिया को कवर करता है और 30 से 35 वर्ष के हर वर्षों के जो कंडीशनल परिस्थितियां बनती हैं उसका कैलकुलेशन ही जलवायु होता है। अर्थात यह जलवायु के रूप में सबको पता होता है कि इस समय ये घटना घटेगी, मौसमी परिस्थितियां इस प्रकार से हमारे बीच में काम करेगी। जलवायु में चिन्हित होता है, लेकिन मौसम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर 2 दिन 5 दिन के बाद एक नया मौसम हमारे बीच में देखा जाता है। इसीलिए जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो रोज दर रोज के कैलकुलेशन पर आधारित करते हैं कि आज का मौसम साफ रहेगा, कहाँ पे बूंदाबूंदी होगी, कहाँ पे बरसात होगी, इस प्रकार के भारी बरसात होगी। इस प्रकार की जो डेली के मौसम जो आपके मोबाइल के द्वारा जाना जा सकता है, वैज्ञानिकों के द्वारा समझा जा सकता है, न्यूज इत्यादि के द्वारा पहचाना जा सकता है, ऐसे मौसमों को सामान्य तौर पे हम मौसम की संज्ञा में रखते हैं। और 30-35 वर्षीय जो चक्रीय परिवर्तन होता है, एक लंबे अवधि का जो चेंजिंग होता है, उसे हम जलवायु के रूप में जानते हैं। जैसा कि भारतीय तुल्य जलवायु सामान्य तौर पर यह चिन्हित है, जिसे हम दक्षिण पश्चिम की जलवायु कहते हैं। यह भारत में प्रवेश करता है। इस तरह से इसका एक टाइमिंग भी निश्चित है। जब ये भारत में प्रवेश करता है तो वह समय 1 जून के इर्द गिर्द होता है और दक्षिण पश्चिम की हवाएं इसको भारत में एंट्री कराती हैं और ये भारत से होते हुए बांग्लादेश की तरफ निकल जाता है, कुछ पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ निकल जाता है, कुछ आगे बढ़कर म्यांमार, भूटान, तिब्बत, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड इत्यादि के भूभागीय क्षेत्रों में जो वर्षा कराती है वो कंप्लीटली भारतीय तुल्य जलवायु होती है। और भारतीय तुल्य जलवायु दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे जानी पहचानी जाने वाली जलवायु होती है, जो गर्मी के मौसम में भारी वर्षा कराती है। उसी प्रकार से बहुत सारे प्रेरिस तुल्य जलवायु होता है, चीन तुल्य जलवायु होता है, जो है कि आपका यूरोपियन तुल्य जलवायु होता है। तो कई प्रकार की जलवायु धरती पर देखी जाती है, जिनकी काउंटिंग 13 प्रकार से की जाती है और पूरे धरती पर सिर्फ 13 ही प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से काउंट की गई है, जिसमें से एक भारतीय तुल्य जलवायु है। आप इसको आगे देख लेंगे। ये कह क्या रहा है, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज के दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। कितनी भी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच में भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना है। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो उसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम प्रत्येक घंटे का स्थिति बन सकती है, दिन प्रतिदिन की स्थिति बन सकती है। आर्द्र और गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान पर औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या आप समझ गए होंगे कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? मतलब कि मौसम के बारे में दैनिक पूर्वानुमान करते हैं, लेकिन जलवायु के बारे में दैनिक पूर्वानुमान नहीं करते हैं, क्योंकि जलवायु एक निश्चित परिप्रेक्ष्य में, निश्चित समय में आने वाली या बदलने वाली परिस्थितियां होती हैं और बड़े भूभाग को कवर करती हैं।
लेकिन मौसम छोटी छोटी क्षेत्रों को कवर करती है। जैसे गोरखपुर में वर्षा हो सकती है तो मगहर में वर्षा नहीं भी हो सकती है। ये मौसम का प्रभाव दिखाएगा कि एक छोटे से एरिया में बारिश हो भी सकती है, अगल बगल के किसी एरिया में धूप तेज निकल सकता है। ये मौसम के परिप्रेक्ष्य में छोटी सी क्षेत्र में दिन प्रतिदिन की मौसमी बदलाव को सामान्यतः हम मौसम के रूप में देखते हैं। अब हम तापमान को समझने का प्रयास करते हैं। आज प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। जितनी वायु में ताप मौजूद होगी और जितनी शीतलता होगी उसी को के परिणाम को हम तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होता है। मतलब आप इसमें तापमान की क्या घटना है, तापमान गर्म और शीतलता के रूप में हम इसको देखते हैं। कभी ये कहते हैं कि तापमान कम है तो कभी कहते हैं तापमान ज्यादा है। यदि मौसम में शीतलता की मात्रा हावी है तो हम कहते हैं सामान्य तौर पर तापमान आज कम है। अगर मौसम में आर्द्रता की या उष्णता की या सूखापन की स्थिति बनी हुई है तो हम कहते हैं कि तापमान आज ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि तापमान के संदर्भ में हम बात करें तो तापमान किसी स्थान किसी क्षेत्र में अलग प्रकार के परिस्थितियों को क्रिएट कराता है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता। जैसे आपने देखा होगा कि अभी रात के बाद दिन हुआ है। अगर मान लीजिए पृथ्वी के आधे हिस्से पर अगर रात हो तो सामान्य तौर पे हम कह सकते हैं ये पूरा अगर रात को हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो यहाँ का तापमान और ठीक जो क्षेत्र दिन के रूप में हम परिभाषित कर रहे हैं जहाँ आप उजाला देख रहे हैं इसके क्षेत्रों में बदलाव देखने को नजर आता है। आप ही जब रात में सोने जाते हैं तो आपके वहाँ का टेम्परेचर सामान्य तौर पे अगर 36-37 रहेगा तो जैसे सुबह होगी सूर्य निकलेगा वह टेम्परेचर 40 से प्लस होते हुए दिखाई देगा। मतलब रात में भी तापमान की अलग विशेषता, दिन में तापमान की अलग विशेषता। इसी प्रकार से शीत ऋतु में तापमान 10-12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है जबकि ग्रीष्म ऋतु में तापमान 40-45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। मतलब कि समय के साथ भी तापमान में परिवर्तन होता है और दिन और रात के साथ भी तापमान में परिवर्तन होता है। अर्थात गर्म महीने में ज्यादा तापमान, ठंडी महीने में कम तापमान, रात में कम तापमान और दिन में ज्यादा तापमान। दिन रात के भी ऊपर तापमान की परिस्थिति। हाँ, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि धरती का कौन ऐसा क्षेत्र है जहां दिन और रात में सबसे ज्यादा तापांतर देखा जाता है, टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन द हाईएस्ट इन द अर्थ। ये अगर इस रूप में हम देखने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं, कोई किसी के पास आंसर है ये चीज कि सबसे ज्यादा तापांतर कहाँ पे देखा जा सकता है? तो हम बता सकते हैं आपको कि जो रेगिस्तानी बेल्ट होता है वहां दिन और रात के रूप में सबसे अधिक तापांतर देखा जाता है। अर्थात रेगिस्तानी क्षेत्रों का जो दिन होता है अगर वहां तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो रात में वहां बहुत तेज तापमान गिरता है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। इतना भयंकर तापांतर का डिफरेंसेस है। मतलब रेगिस्तान दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है। आप कभी चले जाइए जैसलमेर, आप चले जाइए उदयपुर से आगे आप चले जाइए हनुमानगढ़ जो राजस्थान का बेल्ट है। इस बेल्ट में जैसे पहुंचेंगे दिन में इतना चिड़चिड़ा तापमान रहेगा कि बालू इतना जलता हुआ महसूस होगा कि आपको लगेगा कि मतलब धरती पर इससे ज्यादा कहीं तापमान होगा ही नहीं। लेकिन अगर वहीं रात बिताइए अचानक से तेज गति से बालू ठंडा हो जाता है क्योंकि बालू में ताप सोखने की क्षमता नहीं होती है। ताप गर्म से बहुत तेज गर्म होता है और जब सूर्य की रोशनी नहीं आती है तो तेज गति से ठंडा होता है। अचानक से क्या हो जाएगी, वो ठंडा हो जाएगी और अगर थोड़ी सी हवा चल गई तो आपको ठंडी फीलिंग कराने लगती है।
ये रेगिस्तान की सबसे बड़ी विशेषता होती है, अर्थात तापांतर सबसे अधिक रेगिस्तानी बेल्ट में देखा जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि धरती पर सबसे कम तापांतर कहां देखा जाता है? सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंसेस कहां पे देखें? मैक्सिमम तो आपने जान लिया कि रेगिस्तानी बेल्ट, बताइए कहां पे हो सकता है? ये समुद्री सतह पर होता है। समुद्री सतह पर तापांतर सबसे कम होता है, अर्थात समुद्री सतह का दिन अगर 45 डिग्री सेल्सियस के तौर पर है तो रात मैक्सिमम गिरेगा तो 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इससे ज्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि जल का स्वभाव होता है धीरे धीरे गर्म होना और धीरे धीरे ठंडा होना। न एकाएक जल तेज गति से ठंडा होता है, न एकाएक तेज गति से गर्म होता है। इसलिए समुद्री सतह का तापमान लगभग एक जैसा होता है। और इसी कारण मैं बता रहा हूं, एक और यहां आपको चीजों को समझा दूं। अगर मान लीजिए कि हम समुद्र और ये इलाका अगर समुद्री बेल्ट का मैं इंडिकेट किया हूं, तो ये हमारा पूरा स्थलीय बेल्ट है। अब देखेंगे क्या हो रहा है। समुद्री बेल्ट दिन में तापमान 45 है, तो स्थल पर हो सकता है कि आपका 47 हो। स्थलीय क्षेत्र में दिन की बात हो रही है, ये भी दिन की बात हो रही है। अब रात में देख लीजिए, रात में क्या हो रही है कि रात में यह बहुत गिरेगा, जैसा कि मैं अभी बताया हूं, वो 40 हो जाएगा। लेकिन स्थलीय क्षेत्र पर रात में टेम्परेचर 30 या 32 हो जाएगा, यानी कि 47 से सीधे 32, ज्यादा डिफरेंसेस। अब क्या होता है, देखिए क्या होगा। यहां 47 डिग्री टेम्परेचर है, यहां 45 डिग्री है। कब है? कब है ये? दिन में है। रात को है 45-47, दिन में है। समझने का प्रयास कीजिए। जो हल्का आसमानी से लिखा हुआ है वो दिन का इंडिकेटर है, और जो ये अब दिन में 45 है और यहां 47 है। जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है और जहां कम होता है, बड़े अच्छे समझिएगा, कम क्षेत्रों के टेम्परेचर वाला वायु अधिक टेम्परेचर वाले क्षेत्रों की तरफ जाता है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आया मैं क्या कहूं? कम टेम्परेचर वाले क्षेत्र की वायु अधिक टेम्परेचर वाले क्षेत्र की तरफ जाती है, यानी समुद्र से, यस, समुद्र से धरती। ये दिन के मामले हैं। लेकिन ठीक 2-4 घंटे बाद जैसे ही रात होगी, अर्थात आप दिन में, अगर दिन की बात करूं, दिन में आप समुद्र किनारे पहुंचिए, समुद्र के तटों पे खड़े हुए, तो आपको फील होता है कि समुद्री हवाएं आपकी तरफ बहुत तेज गति से आ रही हैं, आपको ठंडा फील करा रही है। समुद्री हवाएं आती हैं। ध्यान रखिएगा, दिन की बात मैं कर रहा हूं। अगर 2-4 घंटे के बाद जैसे ही रात होगी, अब टेम्परेचर दूसरे प्रकार का डिफरेंसेस हो गया। मतलब ये 40 से घटकर 45 हुआ, ये 47 से घटकर 32 हुआ। अब ज्यादा टेम्परेचर किधर है? समुद्र की तरफ। स्वाभाविक तौर पे ये अंदर 32 है, बाहर 45 है। अब यही हवाएं उलट जाएंगी। उलटने का मतलब अब हवाएं स्थल से समुद्र की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए रात में हवाएं स्थल से समुद्र की तरफ जाती हैं और दिन में हवाएं समुद्र से स्थल की तरफ जाती हैं। तो अगर आप समुद्र के किनारे फील करेंगे या समुद्र किनारे जब पहुंचेंगे, तो आपको लगेगा कि स्थल की तरफ से हवाएं क्या हो रही हैं? समुद्र की तरफ से, समुद्र की तरफ वापस जा रही हैं। ये दिन और रात के साथ परिवर्तन के दौरान होने वाली वायुवीय परिवर्तन है या घटना है, जो दिन और रात में अपने आप हवाएं एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। अर्थात दिन में जहां समुद्र से स्थल की तरफ आती हैं, वहीं रात में स्थल से समुद्र की तरफ जाती है। दिन और रात का परिवर्तन हो गया। इसी तरह से मौसमी परिवर्तन, अगर जलवायु परिवर्तन की बात करें, तो जलवायु परिवर्तन में क्या होता है? जलवायु परिवर्तन सामान्य तौर पर वर्ष में एक बार आता है, होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कर्क रेखा पर हैं, कर्क रेखा पर सूर्य
चमक रहा है, इस समय अभी भी चमक रहा है, बहुत तेज चमक रहा है। अब सूर्य इतना सीधा चमक रहा है कर्क रेखा पर कि हमारे पास बेतहाशा गर्मी और उच्च तापमान देखने को मिल रहा है। तो इस दौरान जो इधर की हवाएं हैं, ठंडी हवाएं, जो इस स्थान को कवर करने के लिए तेज गति से पहुंचेंगी या पहुंच रही हैं, कुछ हद तक महाराष्ट्र वगैरह तक आ भी चुकी हैं, और उसमें इतनी आर्द्रता आती है कि वही आर्द्रता फिर जाकर हमारे क्षेत्रों में बारिश भी कराने लगती है। यानी धरती पर जहां भी सूर्य की रोशनी सीधे पहुंचेगी, वहां अगल बगल की हवाएं उस एरिया को कवर करने के लिए वहां पहुंचती हैं। अगर मौसम में आर्द्रता भर जाती है, हवा में आर्द्रता साथ साथ चलती है, तो वही जाकर ह्यूमिडिटी कहीं बारिश के रूप में परिवर्तित हो जाती है, बादल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, कोहरा, वो जो है कि घनघोर एक तरह से बरसात होने लगती है। तो ये वार्षिक परिवर्तन है, और ये जून और मई जुलाई के बाद अगर सूर्य जैसे जैसे दक्षिणायन होकर कर्क रेखा के बजाय मकर रेखा पर जाएगी, तो हमारे वहां की ठीक विपरीत परिस्थितियां अब यहां बनने लगेंगी। जहां हमारे तरफ हवाएं आती थी, अब मकर रेखा की तरफ जाने लगेंगी। जहां हमारे तरफ बारिश होती थी, अब यहां बारिश होने लगेगी। जो हमारे तरफ उच्च तापमान था, अब यहां पे उच्च तापमान हो जाएगा। अर्थात ये घटना सितंबर के बाद, लगभग दिसंबर के जनवरी के परिस्थितियों में घटित होगी, जो आज हमारे वहां जून और जुलाई के परिस्थितियों में घटित हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिसंबर और जनवरी के महीने में सूर्य हमारा सीधे मकर लाइन पर चमकता है, सीधे मकर लाइन पर उच्च तापमान पहुंचाता है, जिसके कारण आज जो हमारे वहां कर्क रेखा पर घटना घटित हो रही है, वो ठीक परिस्थितियां मकर रेखा पर होती है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना जैसे देशों में उच्च तापमान होता है और भारी बारिश होती है, जो आज हमारे तरफ होने की स्थितियां बन रही है, वही दिसंबर और जनवरी में उधर की स्थिति बनाती है। ठीक है, तो ये तापमान में डिफरेंसेस, मौसम तापमान को मानकर डिफरेंसेस गया है। आप आतपन क्या है? आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है, इसको समझ लीजिएगा, जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। यानी कि इसको हम तब समझेंगे जब ऊष्मा बजट को ठीक से जान पाएंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जो पृथ्वी के पास सूर्य से ऊर्जा आती है, क्योंकि हमारा ऊर्जा का एकमात्र बड़ा स्रोत है वह सूर्य से आने वाली धरती की तरफ ऊर्जा, ये सबसे बड़ा स्रोत है। क्योंकि सूर्य में इतना ज्यादा ऊर्जा है, इतना ज्यादा ऊर्जा है कि उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। उसी ऊर्जा का क्षरण जब होता है तो धरती सहित अन्य ग्रहों पर बिखरता है। उसी में धरती पे भी कुछ परसेंट ऊष्मा ऊर्जा के रूप में हमारे पास पहुंचती है, और इस दौरान जो हमारे धरती के अगल बगल में बिखर जाती है ऊर्जा, उस ऊर्जा को जो रोकने का काम करता है, जिस विधि से वह ऊर्जा रोकती है, उसे हम आतपन कहते हैं। और थोड़ी मात्रा में ऊर्जा रुक जाती है, बहुत सारी ऊर्जा फिर वापस चली जाती है। वही रुकी हुई ऊर्जा हमको आतपन के रूप में जानने को पहचानने को मौका देती है। और इसी ऊर्जा के रुकने से हमारे वहाँ, इसी ऊर्जा और ऊष्मा को रुकने से हमारे वहाँ ग्लोबल वार्मिंग की परिस्थितियाँ भी बनती हैं, या धरती पर एक सामान्य तापमान जनरेट होता है। क्योंकि आप सबको कल ही बताया गया था, अगर धरती पर CO2 समाप्त हो जाए तो क्या होगा? मतलब पूरा धरती कोल्ड स्टोर हो जाएगी। 12 के 12 महीने यहाँ ठंडी ही ठंडी पड़ेगी अगर CO2 यहाँ से समाप्त कर दिया जाए तो। नाइट्रोजन की भूमिका वृद्धि और विकास में है। जब नाइट्रोजन हम सीधे तो नहीं ग्रहण कर पाते हैं, हम तो लेते हैं, लेकिन हम उतना ही छोड़ देते हैं जितना लेते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं उनको नाइट्रोजन बहुत जरूरी से चाहिए।
लेकिन उनका नाइट्रोजन नाइट्रोजनिक विधि के माध्यम से वह सीधे वायुमंडल से लेने के बजाय धरती में जो नाइट्रोजन पहुंचता है उसे अपने पोषकता के साथ प्राप्त करते हैं और उनके वृद्धि में उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। आपतन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार से घटता जाता है। क्या आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? यदि पृथ्वी का आपतन अत्यधिक बढ़ जाए तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकती है। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें और धातु एसाफेल्ट जो हम सामान्य तौर पर चारकोल कहते हैं से बनी हुई सड़कें और धातु और कंक्रीट से बने हुए भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये कह रहा है कि जो आपतन के प्रभाव में, या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जहां एकदम सूर्य चमकता है, जो सीधा सूर्य की रोशनी धरती पर आती है, वह आपतन के प्रभाव में सबसे अधिक गर्मी बिखेरती है तो कर्क रेखा से लेकर और मकर रेखा के बीच में, क्योंकि यही सूर्य सीधा अपनी रोशनी बिखेरता है। लेकिन कह रहा है कि यह घटना अर्थात धरती पर गर्म होने की परिस्थितियां इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या होती है? घटती जाती है। ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगी? घटती जाएगी। यस, घटती क्यों जाएगी? क्योंकि सूर्य की रोशनी से ऊर्जा ज्यादा इस बेल्ट में आती है, इस बेल्ट में नहीं आती है। तापमान या ऊष्मा सीधे इस बेल्ट में नहीं पहुंचती है बल्कि तिरछी पहुंचती है, जिसके वजह से यहाँ पर न अधिक ऊर्जा आप पहुंचती है, न ज्यादा ऊष्मा आप पहुंचती है। इसीलिए यह बेल्ट ठंडे प्रभाव में रहकर बर्फीला इलाके में परिवर्तित है। ठीक दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल भी उसी कंडीशन को फॉलो करता है जो सामान्य तौर पर उत्तरी ध्रुव फॉलो करता है, अर्थात वहां भी तापमान कम, उत्तरी में भी और दक्षिणी में भी तापमान कम नजर आता है। ठीक है, यह महसूस होता है। इसी प्रकार यह कह रहा है कि पृथ्वी पर यह अगर सूर्य की ऊष्मा ज्यादा आना शुरू कर दे, सूर्य से ऊर्जा ज्यादा पहुंचना शुरू कर दे, तो धरती का तापमान अत्यधिक बढ़ जाएगा और यह मानव या पादपों के लिए हानिकारक हो सकता है या नुकसानदायक हो सकता है। गांव की अपेक्षा शहरों में अधिक तापमान होता है। दिन के समय जो सड़कें बनी होती हैं शहरों में ज्यादा चारकोल से, कंक्रीट से मकान बने होते हैं, ये सभी पार्क बने होते हैं कंक्रीट से, ये सभी क्या करते हैं कि दिन के समय बहुत तेज गर्म हो जाते हैं और शहरी परिक्षेत्र को और अत्यधिक गर्म कर देते हैं। लेकिन अगर गांव में आप देखेंगे तो गांव में सड़कें कम होती हैं, पक्के मकान या कंक्रीट की मकानें कम होती हैं, जिसके वजह से वहां तापमान दिन में भी कम रुकता है, जिसके वजह से शहरों के अपेक्षा गांव में देखा जाए तो तापमान कम रहता है या शीतलता ज़्यादा महसूस होती है गांव में, क्योंकि गांव में और भी कंडीशंस ऐसे हैं जिसके वजह से तापमान कम फील होता है। कंडीशन ये है कि गांव में पेड़ पौधे, पादप, ग्रीन एरिया ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके वजह से वहाँ के CO2 को तेज गति से पौधे लेते रहते हैं, जिसके वजह से वहाँ कम CO2 होने के नाते उस CO2 को ज़्यादा ऊष्मा धारण करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन शहरों में, एक तो शहरों में हवाओं को निकलने का स्थान नहीं होता है, CO2 को निकलने का, शहर से बाहर जाने का स्थान नहीं होता है, क्योंकि शहर सघनता से बने होते हैं, मकानें बहुत सटी सटी बनी होती हैं, गली खूचे बहुत कम होते हैं, खाली स्पेस भी कम होते हैं,
पेड़ पौधा भी कम होता है, जिसके वजह से शहर एक विशेष प्रकार के उष्मीय टापू के रूप में परिवर्तित हो गया रहता है और उस शहर के भीतर ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग महसूस होता है, ज़्यादा तापमान महसूस किया जाता है और गांव के एवज में शहर अधिक तापमान वाला क्षेत्र बना रहता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं नगरों के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक देते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अब देखेंगे कि गांव अगर हो, गांव तो गांव में गर्म हवा आएगी, एक तरफ से निकल जाएगी, रुकावट डाइवर्जन की स्थितियां बहुत ही कम रहती हैं। इतनी ऊंची 10 मंजिला 15 मंजिला मकान गांव में नहीं रहती है जो एक हवाओं को पूरी तरह से रोक कर रखती हो, या सटे हुई मकानें नहीं रहती हैं। हर किसी मकान समथिंग थोड़ी थोड़ी दूरी पर होती है, बीच में गली खुचा होता है जिसके माध्यम से हवाएं बाहर हो सकती हैं। 1 से 2 मंजिल तक मैक्सिमम लोग बनवाते हैं, 3 मंजिल मैक्सिमम हो जाता है, वो छोटी मकानें कही जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हवाओं का डाइवर्जन या रुकावट नहीं बनती है। लेकिन यही चीज़ शहर में बिल्कुल विपरीत होती है। अगर शहरों की बात करें तो शहरों में ऊंची मकानें और सटी हुई मकानें, एक साथ लगी हुई मकानें हवाओं के, गर्म हवाओं का डाइवर्जन बनती हैं, रुकावट बनती हैं और हवाएं वहीं रुक जाती हैं, जिसके वजह से शहरी तापमान और ज़्यादा महसूस होता है। हम लोग एक दिन बात कर रहे थे कि आप यहाँ पे गोल घर के बेल्ट में कह सकते हैं उसको, लोगों की ये हालत है कि न फैन काम कर रहा है न कूलर काम कर रहा है, रात भर जग कर लोग समय व्यतीत कर रहे हैं। इतनी भयंकर गर्मी, छत पर सोने पर भी राहत नहीं, क्योंकि छत रात रात भर गर्म रह रहा है। वहाँ कंक्रीट की बनी हुई छतें रात भर गर्मी या तपन दे रही हैं, जिसकी वजह से लोगों का जीना हराम हो गया है। इस परिप्रेक्ष्य में वही हम लोग थोड़ा सा दूर अगर रहते हैं कूड़ा घाट के बेल्ट में, ताल के किनारे, तो हम लोग को ये महसूस होता है कि अभी ऐसा सर्वाइवल है कि हम लोग कूलर चला लेते हैं तो एक मतलब शीतल तापमान को फील करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसी गर्मी नहीं जो रात भर जगाने वाला, रात भर परेशान करने वाला हो। ऐसा इसलिए क्योंकि एक थोड़ा खुला खुला एरिया हमको मिलता है, काफ़ी क्राउड एरिया नहीं है, क्योंकि एक तरफ ताल है, दूसरे तरफ छोटी सी आबादी है, जिसको लेकर एक दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहता है। गर्म हवाएं ताल की तरफ चली जाती हैं, ताल की ठंडी हवाएं हम लोग की तरफ चली जाती है। ये फीलिंग है, जिसके वजह से शहर के ही कुछ दूरी पर स्थित ऐसा टेम्परेचर जहां ताल और कुछ पेड़ों की मात्रा ज्यादा होने के नाते वहां इसी शहर के 4 किलोमीटर दूर से बिल्कुल डिफरेंसेस तापमान महसूस कराती है, क्योंकि शहर में जहां तापमान 40-45 फील कराती है, उसमें भी गर्म हवाएं एकदम टापू उष्मा द्वीप बनाकर बनी रहती हैं। वही हम लोग के वहाँ हवाओं का आना जाने की वजह से उतनी ज़्यादा तपन महसूस नहीं होती है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा शहरों में, आप लोगों के वहाँ भी हो सकता है ऐसा हो रहा होगा, इस समय मोटर पानी देना बंद कर दे रहे हैं या मोटर पानी छोड़ दे रहा है अचानक से, नलका से पानी छूट जा रहा है। ये इसलिए कि जो धरती का वाटर लेवल है वो तेज गति से क्या हो गया है, नीचे चला गया है, और बड़ा मुश्किल से नल पानी दे रहा है या बड़ा मुश्किल से मोटर पानी दे रहे हैं। कुछ घरों में ऐसा शिकायत है। लेकिन हम लोग ताल के किनारे हैं तो ताल का वाटर लेवल हमारे क्षेत्र तक भी काफ़ी प्रभावित करता है, जिसके वजह से वहीं पर रहते हुए हम लोग अभी मोटर से पानी छूटता हुआ नहीं महसूस करते हैं, न नल का पानी छोड़ता है, इसलिए कि वाटर लेवल वहाँ भी ठीक ठाक है। लेकिन उस ताल से जितना आप दूर जाएंगे या किसी भी घर के पास ताल हो उससे जितना दूर जाएंगे स्थितियाँ बहुत विकराल महसूस होगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस महसूस होगी, जो आजकल आप शहर के लोग या खासकर सघन शहरी लोग महसूस कर रहे हैं। अब आ जाएं हम एक छोटे छोटे, क्या आप जानते हैं तापमान को मापने का मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार रेडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने का जल 0 सेल्सियस पर जमता है और 100 सेल्सियस पर उबलता है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि 0 से नीचे जमाव बिंदु के कहते हैं और 100 से ऊपर उबाल बिंदु को कहते हैं, अर्थात जल उबल कर जल से वाष्प बनना शुरू होता है। ये 100 सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर है, और जल से जब बर्फ बनना या ठोस बनना शुरू होता है तो 0 सेल्सियस टेम्परेचर से नीचे की अवस्था है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रश्न कई बार बनता है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहां वायु दाब भी नहीं है।
अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वह इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकता है। इस परिस्थितियों में अर्थात वहाँ वायु नहीं है, जिसके वजह से जैसे आपने देखा हो कभी कभी आप जब हिमालय के ऊपर चढ़ते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा श्वसन की दिक्कत महसूस होती है। और जब व्यक्ति को श्वसन की दिक्कत महसूस होती है या व्यक्ति जब बेहोशी की अवस्था में जाता है तो अचानक से उसके शरीर और नाक से ब्लड आने लगती है। मतलब ब्लड जो सर्कुलेशन है वह दबाव की बहीनता में बाहर निकलने लगता है शरीर से। कई लोगों के साथ तो ये सामान्य घटना देखी जाती है, लेकिन जो हिमालय पर नए सिरे से चढ़ने वाले लोग होते हैं या फिर माउंटेन एवरेस्ट फतह करने वाले लोग होते हैं, वह भी एक ऑक्सीजन की बड़ी सी टंकी लेकर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना अगर अचानक से आप बिना रेगुलर प्रैक्टिस के आप चढ़ जाएं तो रक्त आपके शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। ठीक वही घटना यह बता रहा है कि अंतरिक्ष यात्री भी एक विशेष प्रकार के हवा आधारित जैकेट पहनते हैं या कपड़े पहनते हैं, जिसके वजह से उनके शरीर पर वायु का दाब महसूस होता है और रक्त सही ढंग से संचारित होते हैं। अगर वायु का दाब उनके शरीर पर न महसूस हो तो शरीर की जो हवाएं हैं, शरीर की जो रक्त हैं, वो हवा की विहीनता में बाहर और उल्टी दिशाओं में चलने लगेंगी, जिससे शरीर से बाहर भी हो सकती हैं, रक्तस्राव फट सकता है, कोई एक बड़ी घटना हो सकती है, अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु भी हो सकती है। अब वायु दाब को हम समझने का प्रयास करते हैं। वायु दाब इसी से रिलेटेड था, लेकिन हम वायु और दाब मतलब हवाओं का दाब हम कैसे फील करते हैं। जैसे कि अभी आपने देख लिया कि बता रहा है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल न होने की वजह से वहां हमको वायु दाब नहीं महसूस होती है, लेकिन धरती पर वायुमंडल होने के नाते हम वायु दाब महसूस करते हैं। इसी तरह से एक प्रश्न बनता है कि धरती पर वह कौन सा स्थान है जहां सबसे कम वायु दाब महसूस होता है। धरती पर इक्वेटर लाइन ऐसा जगह है जहां सबसे कम वायु दाब महसूस होता है। अर्थात यहाँ इसलिए कम वायु दाब महसूस होता है क्योंकि यहाँ वर्ष भर गर्मी पड़ती है और गर्म हवाएं हमेशा ऊपर उठती है, दबाव कम डालती है। इसलिए धरती पर कई बार प्रश्न बना है कि सबसे कम दाब कहाँ महसूस होता है, तो इक्वेटर लाइन पर सबसे कम दाब महसूस होता है। लेकिन सबसे अधिक उच्च दाब कहाँ महसूस हो सकता है, तो दोनों पोल पर महसूस हो सकता है, क्योंकि वहाँ ठंडी होती है हवाएं और बहुत भारी होती है, जिसके वजह से दबाव ज़्यादा डालती है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम उनका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। मतलब कि अगर आप के शरीर पर जो बल है, जो दाब है, वो एक तरफ से लगता है। जैसे अचानक से आप आंधी में फंसते हैं और जिधर से आंधी आती है उधर से आपको बहुत तेज धक्का देती है, बल लगाती है आपके ऊपर, तो आप कुछ पल के लिए वहां अस्थिर महसूस करते हैं, एक तरफ भागते हुए महसूस करेंगे, या आपको लगेगा कि शरीर पर बहुत भारी दबाव बन रहा है। आप उस दबाव को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत और जान लगा देते हैं। लेकिन क्या हर पल जो आपको वायु का दबाव फील हो रहा है वो आप महसूस कर पाते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं कर पाते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं कर पाते हैं कि पूरे शरीर पर चारों तरफ से वायु दाब लगता है, और जब चारों तरफ से वायु दाब लगता है तो आपको ये फील ही नहीं हो पाता है कि हमारे ऊपर वायु दाब भी बना हुआ है। अगर यही वायु दाब शरीर के किसी एक हिस्से पर या एक तरफा लगता तो शायद आपको महसूस होता कि हमको वायु दाब का फीलिंग हो रहा है, लेकिन आपके शरीर पर चारों तरफ से ये घटना एक साथ एक प्रेशर में काम करती है, जिसकी वजह से आपके अंदर कोई फीलिंग इस बात की नहीं होती है कि हमारे ऊपर वायु दाब महसूस हो रहा है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर, धरती के ऊपर जो भी वायुमंडल है इसके ऊपर, उसके द्वारा जो
वायु दाब या वायु दबाता है या भार महसूस कराता है, उसी को हम वायु दाब कहते हैं। ये लगातार धरती के ऊपर ऐसा कर रहा है। इसी धरती के ऊपर करने की वजह से मानव, पशु, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब पर यह दबाव फील होता है। एक तो धरती के गुरुत्वाकर्षण और दूसरा वायुमंडल का दबाव, ये दोनों मिलाकर हमको स्थिरता प्रदान करते हैं या धरती पर लगातार बने रहने का मौका देते हैं। अगर हमारा गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाए और धरती का वायुमंडल का दाब भी समाप्त हो जाए तो दोनों के विहीनता में हम बिल्कुल हल्के महसूस करेंगे या हम धरती पर टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि धरती पर तभी टिके हुए हैं जब हम धरती के गुरुत्वाकर्षण के साथ बने हुए हैं। और उसके साथ हमें वायु दाब की परिस्थितियां भी हमें धरती पर लगातार भारीपन महसूस करा रही है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। अब ध्यान दीजिए, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने का मतलब यहां से ऊपर जाना, यहां से ऊपर जाना, मतलब आप अपने स्थान से ऊपर उठेंगे तो वायु दाब क्या होगी? ज्यादा होगी, कम होगी? क्यों कम होगी? क्योंकि धरती की सतह पर भारी वायु स्थित है। जितना नजदीक धरती के है वो सब भारी वायु है, और जितना ऊपर है वो हल्की वायु है। तो हल्की वायु के जब परिक्षेत्र में पहुंचेंगे तो हमारे ऊपर दबाव कम महसूस होगा, और जितना धरती के सतह के करीब रहेंगे हमारे ऊपर दाब क्या होगी? ज्यादा महसूस होगी। इसीलिए धरती से ऊपर उठेंगे तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। समुद्री जो सतह होती है उस पर वायु दाब क्यों ज्यादा होती है? क्यों ज्यादा होती है? सतह पर दाब क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि सतह ज्यादा गर्म नहीं होता है। ज्यादा गर्म होगा तो दाब कम होगा। हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ये पूरी एक थ्योरी है जिसको आप जानना चाहिए। अब देखेंगे सतह पर वायु सर्वाधिक, समुद्री स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म हो जाती है और हर गर्म वायु ऊपर उठती है। वही ये कह रहा है कि ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। जहां की वायु ऊपर उठ जाएगी गर्म होकर, वहां दाब क्या हो जाएगा? शिवम क्या हो जाएगा? कम या ज्यादा? समझने का क्या होगा? स्वाभाविक तौर पे कम हो जाएगा, क्योंकि जहां, शिवम ध्यान दीजिए, जहां पे मान लीजिए यहां सूर्य की रोशनी सीधे पड़ रही है तो यहां तापमान ज्यादा रहेगा कम रहेगा? बताइए। सूर्य की रोशनी सीधे पड़ेगी तो क्या होगा? तापमान ज्यादा रहेगा स्वाभाविक तौर पे। जब तापमान ज्यादा रहेगा तो हवाएं ठंडी होंगी, गर्म होंगी? गर्म होंगी। हर गर्म हवा क्या करती है? ऊपर उठती है। बात समझ ना? जब हर गर्म हवा ऊपर उठेगी तो जब नीचे रहेगी तब ना दबाव देगी। जब ऑलरेडी वो ऊपर उठ रही है तो दबाव ज्यादा होगा कम होगा? भाई हवा ऊपर उठेगी, आप यहां रहेंगे, हवा ऊपर उठेगी तो आपके ऊपर दबाव ज्यादा पड़ेगा कि कम पड़ेगा? कम पड़ेगा। इसका मतलब जहां टेम्परेचर होता है वहां प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, मतलब दबाव कम हो जाता है। और जहां टेम्परेचर कम हो जाएगा वहां हवाएं भारी हो जाएंगी, और हवाएं जब भारी होंगी तो बहुत ज्यादा प्रेस करेंगी, बहुत ज्यादा दबाव डालेंगी, अर्थात टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज्यादा।
और टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर कम। ये एक थ्योरी है जिसको आपको एकदम रट जाना होगा। यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, जहां टेम्परेचर सामान्य तौर पर ज्यादा होता है वहां निम्न दाब क्षेत्र बनता है और निम्न दाब बादल युक्त होता है। निम्न दाब में क्या होता है, बादल दिखाई देते हैं। जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां बरसात की संभावनाएं ज्यादा बनेंगी और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। मतलब मौसम में हल्का हल्का क्या होता है, नमी घूमने लगती है, तैरने लगती है, और इस अवस्था में वही नम बादल और नम मौसम और बादल युक्त अवस्था किसी जगह पर बारिश का कारक बनने लगते हैं। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जहां तापमान कम है उसका वायु, जहां तापमान ज्यादा है उसका वायु गर्म होता है, ज्यादा गर्म होता है, यही कह सकते हैं। ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप जब भारी इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निम्नजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। मतलब कि ये कह रहा है कि जहां तापमान कम होगा वहां वायु में भारीपन महसूस होगा। तापमान कम होने के नाते दाब उस क्षेत्र में ज्यादा पड़ेगा और दाब जब ज्यादा पड़ेगा तो किसी भी प्रकार से जो मौसम होगी उसमें स्वच्छता नजर आएगी, आकाश साफ साफ नजर आएगा, वायु एक जगह पर स्थिर रहेगी, जिसके वजह से वर्षा जैसी परिस्थितियां कम बनती है। इसीलिए आपने देखा होगा ठंडी में जब तापमान कम रहता है तो दाब ज्यादा रहता है और बरसात कम होती है। ठीक उसी प्रकार से जब गर्म होता है मौसम तो गर्म में तापमान ज़्यादा हो जाता है, दाब कम हो जाता है और बरसात की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती है। हर देश में लगभग ये स्थितियां काउंट की जाती हैं, लेकिन कुछ जलवायु ऐसे हैं जहाँ पे ठंडी के दिनों में ज़्यादा बरसात होती है। जैसे यूरोपियन तुल्य जलवायु में गर्मी के बजाय ठंडी में ज़्यादा आप वर्षा देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से कुछ और भी ऐसी जलवायु होती है जहाँ पे गर्म के मौसम में कम और ठंडी मौसम में ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। एक इंपॉर्टेंट ये देख लीजिए, कह रहा है दो प्रकार की वायु यहां मैं इंडिकेट कर रहा हूं। एक गर्म वायु, इसको थोड़ा सा, और एक आपका ठंडी वायु ठंडी का रूप में ऐसे हम टेम्परेचर भी इसको कह सकते हैं। ठंडी यहाँ है मतलब टेम्परेचर कम है, गर्म यहाँ है का मतलब टेम्परेचर ज्यादा है। कह रहा है कि इसमें पहले बताइए दाब कहाँ ज्यादा है, दाब किधर ज्यादा है, दाब ज्यादा है, और दाब कम इधर है। इसका मतलब अब कह रहा है, जो लाइन कहा है, हमेशा कम दाब वाले क्षेत्र में उच्च दाब वाली हवाएं चलती हैं। हमेशा हवाओं का दिशा यही रहेगा। हमेशा जहां उच्च दाब होता है, कम ताप होता है, वहां की हवाएं उच्च ताप और कम दाब वाले क्षेत्रों की तरफ बढ़ती है। यही इंपॉर्टेंट है। कई बार इस पर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनाकर पूछता है। ठीक है ना। तो इस नाते चाहे उत्तर दक्षिण बनाकर पूछे, जैसे मान लीजिए इसको कह दिया पश्चिम, इसको कह दिया पूर्व, लिख देगा पूर्व की तरफ उच्च दाब है, पश्चिम की तरफ
कम दाब है तो पहला ऑप्शन ये दे सकता है हवाएं पश्चिम से पूरब जाएंगी। दूसरा ऑप्शन दे सकता है कि ठंडी से गर्म की तरफ जाएंगी। तीसरा ऑप्शन दे सकता है कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाएंगी। चौथा ऑप्शन दे सकता है कि कम तापमान वाले क्षेत्र की हवाएं ज्यादा तापमान वाले क्षेत्र की हवाओं की तरफ जाएगी। ऑप्शन क्या आंसर सही होगा ये तय करना है, तो मैंने चारों आंसर सही बोला है। मतलब सोचिए इतने डिफरेंट प्रकार के आंसर बना सकता है। चारों प्रकार के आंसर मैंने सही बताया है, उसमें गलत कुछ नहीं किया था। इसीलिए आपको इतने प्रकार के इस तरह के बहुत सारे डीप क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं जिसका सोल्यूशन आपको देना होता है। ठीक है, अब आ जाइए पवन पुत्र हनुमान। क्योंकि आज मंगलवार का 5वां मंगलवार है और शायद बड़ा मंगलवार कहा जाता है इस 5वें मंगलवार को, और सब हनुमान जी का आस्थावान लोग आज हनुमान जी के नाम पर बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। कहीं सुंदरकांड चलता है, तो कहीं हर कीर्तन चलता है, तो कहीं हनुमान चालीसा चलता है, किसी के साथ प्रसाद वितरण का काम होता है। तो हनुमान जी का आज भी मंगलवार के दिन बहुत विशेष आज दिन है मंगलवार का। आप भी कोशिश करें कि अगर हनुमान जी से आपका ज़्यादा जुड़ाव हो तो हनुमान जी का दर्शन करने के लिए किसी मंदिर में जरूर चले जाएं, क्योंकि आज बड़ा मंगलवार बड़े आशीर्वाद का घोतक बनकर काम करेगा। तो अगर आप हनुमान जी से कुछ वरदान चाहते हैं तो फिर वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, उनसे आशीष लेना पड़ेगा। ठीक है, खैर मैं पवन पढ़ाने जा रहा हूँ और पवन पुत्र से सिर्फ नाम जोड़कर हनुमान जी का नाम मैंने लिया है, लेकिन इस पवन की क्या घटनाएं हैं यह देखेंगे। उच्च दाब क्षेत्र, उच्च दाब क्षेत्र का मतलब तापमान कम कि ताप ज्यादा। उच्च दाब क्षेत्र का मतलब ताप कम, फिर वही कंफ्यूजन, फिर वही गलती। इसलिए प्लीज आप ध्यानपूर्वक बनाए रखें। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। मतलब जब उच्च दाब क्षेत्र अर्थात ठंडी क्षेत्र की हवाएं गर्म क्षेत्र की ओर चलती है तो हवा क्या बन जाती है? पवन बन जाती है। मतलब हवा न बहती है, न बहता है, न बह। हवा मीन्स हवा, और वही हवा जब बहने लगती है या बहने लगता है तो क्या बनता है? वो पवन बनता है। अर्थात हवा का पर्यायवाची पवन नहीं हो सकता है। पवन का थ्योरी दूसरा है और हवा का थ्योरी दूसरा है। हालांकि भले एक स्वभाव की परिस्थितियां दोनों के अंदर हैं, लेकिन चलायमान की परिस्थितियां अलग अलग हैं, क्योंकि हवाएं स्थिर होती हैं और पवन चलने लगता है। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के साथ पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब हम पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है इसके विपरीत दिशा में चलना बहुत कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। चलिए बताइए कौन सी 3 परिस्थितियां हैं जब आप उच्च पवन में फील करते हैं? बताइए कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं? पहले तो आप बागीचे में रहते हैं, उच्च पवन की वजह से आम, सेब, संतरा ये सब क्या होने लगते हैं? तेज गति से गिरने लगते हैं। एक ये फीलिंग है आपके बाद आपके सामने, आंखों के सामने। दूसरी फीलिंग क्या हो सकती है? बताइए आपकी फीलिंग क्या हो सकती है उच्च पवन में? बोलिए कुछ ऐसा, कुछ भी एग्जाम्पल। शिवम क्या सोचते हैं जब तेज हवाएं आपको इफेक्टेड करती है? साइकिल,
नहीं चला पाते होंगे, साइकिल चालक होंगे आप, तो उच्च तेज पवन में साइकिल नहीं चला पाते होंगे। स्पीड कम भी हो जाती है और ताकत बहुत लगती है, या नहीं भी चल पाते होंगे, अगर तेज हवा आती हो नहीं चल पाएंगे। एक और फीलिंग क्या हो सकती है कि आपके घर पे कपड़े जो है तेज गति से उड़ने लगते हैं और आप जल्दी से उसको अंदर लेकर आते हैं। और क्या हो सकती है कि आपके दरवाजे पर जो डस्ट हैं वो तेज गति से उड़कर हो सकता है घर में भी प्रवेश कर जाए। ये सभी तब होती है जब हवा तेज गति का पवन बनकर चलायमान होती है। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल आपको देने का प्रयास किया। पवन को 3 रूपों में हम देख पाते हैं, अस्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी होती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। आप जो ये मैप देख रहे हैं, इस मैप पर आप नजर गाड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्यापारिक पवन कौन कहलाती हैं और उसकी अस्थायी क्यों कही जाती है। ये आप सबको कल पढ़कर और समझ कर आना होगा। दूसरी बात, मौसमी पवन क्या होती है? मौसमी पवन का मतलब ये पवन विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। ठंडी आएगी तो दूसरे दिशा में, गर्मी आएगी तो दूसरे दिशा में, अर्थात मौसम के साथ बदलना जाना तुम वाली जो गाना है ना, मौसम बदलता है और निश्चित बदलता है, मौसम बदलने के लिए होता है। तो इस तरह से कह रहा है कि अपनी दिशा हमेशा क्या करती है? बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, अब जाकर मानसूनी पवनें हमारे तरफ आना शुरू होंगी। दक्षिण पश्चिम की मानसूनी पवनें भारत में प्रवेश करेगी और भारत में तेज गति से वर्षा भी करा सकती है। इसे मानसूनी पवनें कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ पल के लिए आती है, फिर चली जाती है, फिर वर्ष के बाद आ सकती है। इसलिए इसमें हमेशा डिफरेंसेस या बदलाव देखे जाते हैं, उसे हम मौसमी पवन कहते हैं। एक तो अस्थायी था और एक बदलाव आधारित था। स्थानीय पवन, ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरीय क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन याद है? नहीं तो जान लीजिए इसे लू कहते हैं। ठीक है, मतलब स्थानीय पवन का मतलब क्या होता है? ये स्थानीयता पे ही बनती और बिगड़ती है। एक छोटे से जगह पर ये चलती है और मुड़ती है। इसका किसी बड़े मौसम के प्रभाव में प्रभावित होकर चलने का अवसर नहीं मिलता है। न यह अस्थायी होती है, न यह मौसमी होती है, बल्कि क्या होती है? ये स्थानीय होती है। और स्थानीय हवाएं जगह जगह पर अलग अलग रुख इख्तियार करती है, क्योंकि वहां कहीं पूरब में बहेगी तो कहीं पश्चिम में बहेगी, कहीं तेज बहेगी तो कहीं धीमी बहेगी, तो कहीं उत्तर में बहेगी तो कहीं दक्षिण में बहेगी। मतलब कि स्थानीय प्रभाव यह तय करता है कि वहां पर पवन किस रूप में चलता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो है प्रभाव स्थानीयता का प्रभाव होता है, जिसका आकलन एकदम करना संभव नहीं होता है। यह स्थानीय परिस्थितियां तय करती हैं कि हवाएं वहां किस रूप में पवन बनकर चला करेंगी। ठीक है, यह स्थानीय परिस्थितियां तय करती हैं। तो पूरा का पूरा